ढाका की सड़कों पर इस टाइम जश्न का समा है। शेख हसीना वाजिद ने जो अपने 19 साल हुकूमत था उसके अंदर डेमोक्रेसी को ऑन द फेस तो रखा, लेकिन एक्चुअली अथॉरिटेरियनिज्म का इस्तेमाल किया। अनलाइक पाकिस्तान, बंगालियों ने कभी भी मार्शल लॉ और फौजी मदाखलत को ओनरशिप नहीं लेने दी, उसको कभी भी कबूल नहीं किया है। Many people are also terming it as the second independence of Bangladesh. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड यू आर वाचिंग द ब्लू ट्रूथ। ढाका की सड़कों पर इस टाइम जश्न का समा है। Many people are terming it as an end to the atrocities जो कि पिछले 19 साल में बांग्लादेश के लोगों ने फेस की। Many people are also terming it as the second independence of Bangladesh. प्रेजेंटली अगर मैं बांग्लादेश का स्टेटस आपको बयान करूं तो वहाँ पे आर्मी ने कोalition सेटअप को चलाने का फैसला किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि जो फ़ौज है वो तमाम फैसले करेगी। इम्पॉर्टेंटली जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद हैं, जिन्होंने पिछले 19 साल रेन संभाले हैं, वो वहाँ से फ्लेड कर गई हैं। उन्होंने अपना फ़ौजी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, इंडिया में लैंड किया एंड फ्रॉम देयर ऑन रिपोर्ट्स हैं कि शायद वो फिनलैंड की तरफ रवाना हो चुकी है। इवेंट्स के थोड़ा सा रिकैप दें तो आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में जाना होगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा स्टूडेंट्स जो थे वो हुकूमत के खिलाफ बाहर क्यों निकले थे। कोटा सिस्टम के खिलाफ स्टूडेंट्स ने एहतजाज का आगाज़ किया था। उनका मानना था कि अनजस्टिफाइड है और इसमें जो एक्चुअल डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनका जो हक है वो मारा जाता है। स्टूडेंट्स की तादाद जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ती गई, लोगों की शहादतें होती गई, लोगों को के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की गई, शेलिंग की गई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स जो थे दे डिड नॉट बैक आउट। सो एज ऑफ प्रेजेंटली आज के दिन के अंदर ये होता है कि हज़ारों लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐलान करते हैं कि वो ढाका की तरफ मूव करेंगे। इस ऐलान को सुनने के बाद जितनी भी हुकूमती सेटअप है और फ़ौज जो है स्पेसिफिकली बांग्लादेश की, उनके अंदर खलबली मच जाती है। उन्होंने 45 मिनट का टाइम दिया था शेख हसीना वाजिद को कि वो निकल सके। शेख हसीना वाजिद जो थी, बताया जाता है कि जाने से पहले ये चाहती थी कि वो एक आखिरी खिताब कर सके, लेकिन उनको उसकी भी मोहलत नहीं मिली, इतनी इजाज़त नहीं दी गई उनको। प्रेजेंटली लोगों ने शेख हसीना वाजिद की जो प्राइम मिनिस्टर हाउस था उसको ओवर पावर किया। उसके अंदर उनकी फुटेजेस नज़र आ रही हैं, वो वहाँ पे लेटे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बैठे हैं और जश्न मना रहे हैं। ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि शेख हसीना वाजिद ने जो अपने 19 साल हुकूमत था उसके अंदर डेमोक्रेसी को ऑन द फेस तो रखा, लेकिन एक्चुअली अथॉरिटेरियनिज्म का इस्तेमाल किया। अपनी ऑपोजिशन को उन्होंने ख़त्म करके रख दिया। जितनी भी मजहबी जमातें थी उनको हमने देखा कि उनको हैंग भी किया गया, पॉलिटिकली एलियनेट भी किया गया, उनको ख़त्म भी किया गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल किया गया। मतलब वो सब कुछ किया गया जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। खासतौर पर खालिदा ज़िया जो कि सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थी, उनके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई, उनको जेलों में डाला गया। शेख हसीना वाजिद जो हैं ये फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, दी ओनली सर्वाइविंग मेंबर। इनफैक्ट इनके साथ इनकी एक बहन भी थी जो बच चुकी थी। बाकी सारी की सारी फैमिली, सारे का सारा ख़ानदान शेख मुजीबुर रहमान का, उनको ऑलरेडी ही कत्ल कर दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली शेख हसीना वाजिद अपने बाप की उन्हीं पॉलिसीज़ को लेकर आगे बढ़ती रहीं जिनकी वजह से उनका कत्ल कर दिया गया। तो बहुत से लोगों का तो ये भी मानना है कि शी शुड फील हर सेल्फ लकी कि वो बांग्लादेश से ज़िंदा भागने में कामयाब हो चुकी हैं। बांग्लादेश की अगर हम ओवरऑल बात करें कि मार्शल लॉज कितने लगे हैं और प्रेजेंट जो सेटअप है वो किस तरह से ऑपरेट करेगा, तो अभी तक इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। बिकॉज फ़ौजी, उनके जो आर्मी चीफ हैं वकारुज़्ज़मान, जिन्होंने लास्ट ईयर ये ओथ ली और 3 साल के लिए हल्फ उठाया, उनका ये मानना है कि हम मार्शल लॉ डायरेक्टली तो नहीं लगाएंगे, एज ऑफ येट ये डिसीजन है, लेकिन फ़ौज फैसले ज़रूर करेगी। तो ओवरऑल शायद एक हाइब्रिड सेटअप देखने को हमें नज़र आएगा। बांग्लादेश के मार्शल लॉज की बात करें तो इट वाज बैक इन 1975 जब पहली दफ़ा बांग्लादेश में मार्शल लॉ लगा, देन अगेन इन 1982 और 2007 के अंदर आखिरी मार्शल लॉ बांग्लादेश के अंदर हमें देखने को मिला था। एंड बांग्लादेश के मार्शल लॉज का अगर जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ को भी हाईलाइट करना ज़रूरी है कि अनलाइक पाकिस्तान, बंगालियों ने कभी भी मार्शल लॉ और फौजी मदाखलत को ओनरशिप नहीं लेने दी, उसको कभी भी कबूल नहीं किया है। तो अगर हमने देखा है कि मार्शल लॉज बांग्लादेश में लगे भी हैं तो वो मैक्सिमम 4 ईयर्स एट मोस्ट चल सके हैं, बाकी कम महीनों के लिए लगे हैं या कुछ अरसे के लिए लगे हैं। तो इससे जाहिर होता है कि बांग्लादेश जो है वो वहाँ पे सिविलियन सुप्रीमेसी चाहते हैं, लेकिन अगर एक सिविलियन हुकूमत जो है वो अथॉरिटेरियनिज्म को चलाएगी जैसा कि शेख हसीना वाजिद ने किया, तो वो उसको भी कबूल नहीं करेंगे। प्रेजेंटली वे फॉरवर्ड जो है दैट रिमेन्स अनक्लियर, बट यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की मैं स्टेटमेंट को कोट करना चाहूँगा जिसने इसको खुशाइंद कहा है। उन्होंने कहा है कि इट्स गुड कि प्रेजेंटली सिचुएशन जो है वो कंट्रोल के अंदर आ चुकी है और मज़ीद खून रेजी जो नहीं होगी। बिकॉज अगर मैं सिर्फ कल के ही दिन की बात करूँ तो केओटिक था, 100 से ज़्यादा के करीब लोग शहीद हुए वहाँ पे। ओवरऑल 300 से 400 के करीब नंबर हैं
اینڈ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہو چکے ہیں ان سارے پروٹیسٹ کے زمین میں. سو اوور آل ریمینز ان کلیئر کہ آگے والا معاملہ، آگے والا سینیریو کیا بنتا ہے. پریزنٹلی پریزیڈنٹ سے بھی ملنے جا رہے ہیں آرمی چیف وہاں پہ، اور وہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہ کولیشن سیٹ اپ جو بنے گا اس کے لیے وہ ڈفرینٹ منسٹر سے بھی بات چیت کریں گے. دس از می اسماعیل قاسم سائننگ آؤٹ انٹل نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.